जनरल ऊप कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। व्हाट आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कौन सी मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इसमें अगर आप श्रेणी में बांटें तो दो मेजर टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की श्रेणियां हैं। एक आपका लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं हम, और एक हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस ये आपके दो मेजर टाइप्स के प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो विच टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लो लेवल लैंग्वेजेस? लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है? सबसे पहले आपका HLL होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, फिर आपका असेंबली लैंग्वेज होती है, फिर आपकी मशीन लैंग्वेज होती है जिसको हम बाइनरी भी कहते हैं। तो ये ML जो है लास्ट में, ये 0101 के फॉर्म में होती है। यही जो होता है कंप्यूटर या आपका प्रोसेसर समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, जिसको आप समझते हैं, आप और मैं समझते हैं। फिर असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये प्रोसेसर स्पेसिफिक होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कंपाइलर चेंज करता है, उसके बाद असेंबलर होता है, जो असेंबलर आपके इस लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करेगा। मशीन कोड एक्चुअल में रन करता है। तो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो लो लेवल पे है, यहां तक तो आप समझते हैं। ये थोड़ा सा पहले क्या होता था, आप मैं बताऊं आपको, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनते थे वो असेंबली लैंग्वेज में ही बनते थे, लेकिन अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में बनते हैं। लेकिन इसलिए क्योंकि असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है समझने में, इस पर भी प्रोग्रामिंग करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज में बहुत मुश्किल है। पहले तो मशीन लैंग्वेज में करते थे AL के पहले। तो ये आपके दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस है। हाउ आर प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज? किस तरीके से प्रोग्राम आप लिख सकते हैं मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में? तो मशीन लैंग्वेज में बाइनरी कोड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 0 और 1 में लिखते हैं मशीन लैंग्वेज में। जो असेंबली कोड होता है उसमें सिंबॉलिक नेम्स होते हैं मशीन ऑपरेशन के लिए। जैसे रीड करेंगे तो रीड कहाँ से करना है, मेमोरी लोकेशन से करना है, उसके आगे मेमोरी लोकेशन दी जाती है या रजिस्टर का नाम दिया जाता है। ऐड अगर आपको करना है तो ऐड AB किया तो एक्यूमुलेटर से आप किसी रजिस्टर को ऐड कर रहे हैं या फिर किसी और वैल्यू को ऐड कर रहे हैं किसी मेमोरी लोकेशन से लाके, स्टोर करना है किसी मेमोरी लोकेशन में। तो ये ऑपरेशंस जो होते हैं सिंबॉलिक नेम होते हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे 8085 प्रोसेसर है, 8086 प्रोसेसर है, आज की जो प्रोसेसर है, जैसे आपकी हैसवेल प्रोसेसर है, या जितने भी प्रोसेसर आ रहे हैं अलग अलग आर्किटेक्चर के, ध्यान दीजिएगा i3 i5 i7 ये अलग है, लेकिन इनके पीछे जो आर्किटेक्चर होता है, जैसे आपका हैसवेल, जैसे मैं बता रहा हूँ आपका, और कुछ सैंडी ब्रिज आर्किटेक्चर, ये सब जो आर्किटेक्चर होते हैं उनके अलग अलग अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। व्हाई आर लो लेवल लैंग्वेजेस कंसिडर्ड क्लोज टू द मशीन? क्योंकि मशीन तो इसे ही समझती है। मशीन का मतलब ये है, कोई भी डिजिटल अगर आप साइंस देखें तो 0-1 पे ही चलता है। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है 0-1 होती है, इसीलिए क्लोज है। तो लो लेवल लैंग्वेजेस ये इसलिए करीब मानी जाती है क्योंकि आप समझते हैं तो हाई लेवल में लिखते हैं, लेकिन प्रोसेसर कैसे समझेगा, मशीन कैसे समझेगी? मशीन 0-1 में समझेगी, इसीलिए वो बहुत क्लोज है मशीन के। Why it is easier to program with high level languages? High level languages में प्रोग्राम करना आसान क्यों है? Why are high level languages considered close to the programmer? High level languages का मतलब होता है, high level languages equivalent to, अगर आप लिख दें इंग्लिश लाइक लैंग्वेज तो गलत नहीं होगा। हाई लेवल लैंग्वेज आप कोई भी उठा लीजिए, चाहे आप C++, जावा, C#, पाइथन, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो उठा लीजिए। आप देखिएगा कि प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड होगा, printf होगा या println होगा, यही तो होता है। तो प्रिंट, ये आपको पता है प्रिंट क्या होता है ना? तो जो चीजें उसमें हैं, जो कीवर्ड, जैसे ब्रेक एक कीवर्ड है। ब्रेक से क्या होता है, लूप से बाहर आ जाते हैं आप, या किसी ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं, तो आपको पता है कि ब्रेक करता क्या है, ब्रेक का नाम क्या है और उसके पीछे मौजू क्या है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस इसलिए प्रोग्रामर के करीब है क्योंकि वो उसे समझता है। अंग्रेजी हम सब समझते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस ये इंग्लिश लाइक कीवर्ड आपको देती है, कंस्ट्रक्ट देती है सीक्वेंस के लिए, सिलेक्शन, इटरेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सारी चीज आपको देती है। तो आप आराम से बगैर किसी केवल आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है, और जो बहुत आसानी से समझी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, इस पे काम किया जा सकता है, इसीलिए ये आपके बहुत करीब है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामर के करीब क्योंकि आप वही लैंग्वेज में है, वही कॉन्सेप्ट है, वही प्रोग्रामिंग का जो आपको एक बार बता दिया गया उसी तरीके से करना। आपको किसी ने कह दिया या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने बता दिया, देखिए सर हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाइए, आप समझ गए इस चीज को।
है ना, ये चीज है, इसलिए आप बहुत क्लोज है। विच टू रिलेटेड पर्पसेस शुड बी सर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कौन से रिलेटेड पर्पसेस दो आपको यहां बताने हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सर्व करे। कौन कौन से होते हैं? पहला तो ये है कि ये एक व्हीकल यानी कि एक गाड़ी एक आपको पायदान दे ताकि प्रोग्रामर के जितने भी एक्शंस हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जा सके। प्रोग्रामर अपने आप तो नहीं करता, जैसे आप मेरे पास आपने कहा देखिए साहब मेरे पास ये काम है, मेरा एक ERP का बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाना है, बना दीजिए। तो हम प्रोग्रामर बैठेंगे मिलेंगे और प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे। और हमारी प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे, हम शुरुआत कहां से करेंगे, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। कोई कहता है कि मुझे वेब बेस चाहिए तो हम उसके लिए सी तो यूज नहीं कर सकते, हम उसके लिए जाएंगे PHP जावास्क्रिप्ट इन सब पे जाएंगे। कोई कहता है मुझे डेस्कटॉप सॉल्यूशन चाहिए तो मैं PHP पे नहीं उसको ले जाएंगे, उसके लिए हम C++ जावा C# पे ले लेंगे, ऐसा है। और इट शुड मीन सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो यूजर सोच रहा है। जैसे मुझे कुछ काम करना है, मेरे लिए बिजनेस प्रॉब्लम, मुझे एक मार्कशीट निकाल के देनी है यूजर को। मार्कशीट में एक टेबल होगा जिसमें सब्जेक्ट होंगे, 2 सेमेस्टर है उसके मार्क्स जोड़ के आ रहे होंगे, बाकी जो पर्सनल ट्रेड्स है वो होंगी, जैसे आपका क्लास वर्क, होमवर्क, आपका कैसा आचार विचार है वो अलग होगा। तो ये सब करने के लिए, इन सब कॉन्सेप्ट के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको वो सब चीजें प्रोवाइड करे। आप कहीं रुक गए, अरे ये काम तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं हो सकता, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी काम की नहीं है आपकी। अगर आपके पूरे काम नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें देखिए एक बड़ा अच्छा शब्द आता है जिसे हम कहते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो किसी भी काम के लिए तैयार रहती है। लेकिन जैसे फॉर्ट्रान लैंग्वेज लेंगे, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लेंगे, आप कोबोल लेंगे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये एक कोबोल है बिजनेस के लिए है, फॉर्ट्रान फॉर्मूलाज के लिए है। लेकिन C++, जावा, ये सब जो है, जो आप C++ अभी आज पढ़ रहे हैं, ये आपकी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वाई C++ इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्यों बीच में आती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि अच्छा सी भी बड़ी जबरदस्त लैंग्वेज है। इसके पहले जो आई थी C++ मतलब होता है C+1, तो सब अगर आपको C आती है तो C++ से आने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। C जो थी या C++ जो है, ये मशीन के भी क्लोज है और आपके भी क्लोज है। यानी इसमें ऐसे कमांड भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसे कमांड दिए जो डायरेक्टली आपके प्रोसेसर को डील करते हैं, जब डायरेक्टली आपके जो प्रोसेसर में आपके अलग अलग रजिस्टर्स हैं उनको डील करते हैं, डेटा बस से डील कर सकते हैं, आप एड्रेस बस से डील कर सकते हैं, डायरेक्ट आप प्रोसेसिंग पे जा सकते हैं। और बाकी तो है ही जो आपकी बाकी कंस्ट्रक्ट जो आपको दिए हैं, लूपिंग के, इफ एल्स के और ब्रेक, कंटिन्यू, जितने भी स्ट्रक्चर्स और आपकी क्लासेस वो तो ही है, तो आपके लिए है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रामिंग पैराडाइम? प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में आप क्या समझते हैं? नेम वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, आप क्या समझते हैं और आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स बताने हैं। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम ये एक, और ये बताता है आपको कि क्या मेथोडोलॉजी होगी ताकि आप प्रोग्राम्स को डिजाइन कर सके, इंप्लीमेंट कर सके, जो आपके की फीचर्स है उसका उपयोग करके, और साथ में जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उसका उपयोग करके। तो ये आपके अलग अलग प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स है। प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड, है ना। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में मेन होता है फंक्शन बनाना, ऑब्जेक्ट बेस्ड में होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में थोड़ा सा अंतर है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो सब कुछ ऑब्जेक्ट के अराउंड गुजरती है, जैसे C++ है, जैसे जावा है। ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब होता है जैसे जावास्क्रिप्ट है, वहां हर चीज ऑब्जेक्ट होगी, यानी प्रिंट भी करना है तो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसीजरल पैराडाइम? प्रोसीजरल पैराडाइम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्रोसीजरल पैराडाइम जैसे आपकी सी लैंग्वेज थी या है भी, सी में आज भी बहुत काम होता है। आपके जितने आपके माइक्रोवेव ओवन है या फ्रिज है, जितने भी उसके अंदर आप कोड देख रहे हैं ना, वो सब सी में लिखे जाते हैं, क्योंकि सी अभी भी सबसे फास्टेस्ट है। डू नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड वेरी वेल, अगर ये रियल वर्ल्ड को मॉडल कर पाती तो C++ नहीं आ पाती। मोर एम्फोसिस ऑन डूइंग थिंग्स, मेन ये था कि बस किसी तरीके से फंक्शन बना दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो करना है
तो और एक लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए आपको ये और ऊपर जाना पड़ेगा, इन दोनों लैंग्वेजेस पे जाना पड़ेगा। प्रोसीजरल पैराडाइम का मतलब है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि ये है, आपने इसको भाग में तोड़ दिया। देखिए साहब, आप क्या करिए, ऐड का फंक्शन ले लीजिए, आप सबट्रैक्ट का, आप कर लीजिए फैक्टोरियल का, फिबोनाची का, ये अलग अलग फंक्शन बना दिए और उसके बाद आपने सबको जोड़ दिया, ये अलग फंक्शन हो गया, तो ये अपने फंक्शन बना दिए, सबको जोड़ दिया आपने। तो ये आपका टॉप डाउन अप्रोच है। और ये जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है वो आपके उस पर बेस्ड है कि जो प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करना, जो सीक्वेंस होगा, प्रोसीजर होगा, फंक्शनैलिटी, वो पैरामाउंट है। ये नहीं है कि जो प्रॉब्लम आई है उसको किस तरीके से एस्थेटिकली और लॉन्ग टर्म के लिए और बाकी और उसमें प्रोग्रामिंग के अलावा यूजर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट दे सके वो आए, वो इसमें नहीं। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि प्रोसीजरल, ऐसा नहीं है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या पैराडाइम कुछ खराब है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक, अगर आप बोलेंगे कि मुझे एफपीजीए पे या फिर हार्डवायर करना है प्रोग्राम को, तो आप सी में लिखेंगे उसे, फिर हार्डवायर कर देंगे उसे। सी प्लस प्लस में करके हार्डवायर करना थोड़ा मुश्किल है। What is a module? What is modular programming paradigm and what are its characteristics? तो मॉड्यूल का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऐड है, ये सबट्रैक्ट है, फिबोनाची, ये अलग अलग मॉड्यूल है। तो इसमें हर एक मॉड्यूल में अब एक कोड होगा जो एक पर्टिकुलर काम को करता होगा। तो ये मॉड्यूल का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो होगा ना, जैसे मान लीजिए ऐड आपने लिया, सबट्रैक्ट लिया, मल्टीप्लिकेशन किया, इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये एक मॉड्यूल बन गया। ठीक, और ये जो रिलेटेड फंक्शंस है, डेटा भी इसमें रिलेटेड है, तो इसे हम एक मॉड्यूल कहते हैं। फंक्शन क्या हुआ, एक काम जो कर रहा है, और जो रिलेटेड काम कर रहे हैं वो एक मॉड्यूल हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, एंड हाउ इज एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम अ क्लास। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप, मैं, कोई भी रियल लाइफ एंटिटी जिसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी, जिसका कोई बिहेवियर होगा। तो ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी है जिसका कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे कार है, कार के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर बताता हूँ। कार की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसकी 4 व्हील होते हैं। बिहेवियर उसका है कि वो उसमें कुछ स्पीड होती है, वो रन करती है, ड्राइव हो रही है, वो स्टॉप है, या फिर वो स्पीड में है, ये उसकी बिहेवियर हो गया। इट कैन अच्छी कारें जो है, इट कैन क्लाइंब अ माउंटेन, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये एक आपको तरीका देती है, एक ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तरीका देता है कि एक ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, उसके साथ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक अटैच कर दी। यानी एक ऐसी एंटिटी हो गई जिसमें डेटा भी दे सकते हैं, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक कह रहे हैं, और फंक्शंस भी दे सकते हैं, जिसे हम बिहेवियर कह रहे हैं। जबकि क्लास, अब ये देखिए, एक कार हो गई, कार 1, एक कार 2 हो गई, इन कार को मिला लीजिए आप, सारी कारों का एक क्लास बन जाएगा। तो क्लास इन ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है जिनकी प्रॉपर्टी कॉमन होगी। हर कार के 4 पहिए होंगे, हर कार जो है वो चलती होगी, तो ये इसकी सबकी कॉमन प्रॉपर्टी रिलेशनशिप है। यानी कि ये सिमिलर ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप है, क्लास। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम, नेम द 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ OOP। क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम आप समझते हैं, होती क्या है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, ऑब्जेक्ट इसमें मेन होता है। हम यहां पर डिसाइड करते हैं कि क्या क्लास होगी, क्या ऑब्जेक्ट होगी। और सबसे पहले देखिएगा, पहले हम शुरुआत करते हैं क्लासेस क्या होगी। हमेशा देखिए कि कभी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लासेस आती है, लेकिन मेरा ये कहना है, और जो एडवांस बुक बताती है वो कहती है कि पहले ऑब्जेक्ट होता है। आप पहले ऑब्जेक्ट डिफाइन करिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करिए, उसका बिहेवियर डिफाइन करिए, फिर ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की क्लास बनेगी, राइट। तो पहले ऑब्जेक्ट और क्लास बनाते हैं, हम देखते हैं क्या इस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर होंगे, वो होंगे, फंक्शंस होंगे, उसके बाद हम क्लास बनाते हैं। तो ये पूरा ऑपरेशन देता है क्लास के लिए। तो बेसिक और ऊप्स अगर कॉन्सेप्ट हम जाना चाहें तो उसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा इनकैप्सुलेशन है, मॉड्यूलैरिटी है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलैरिटी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इन सबको लर्न बाय हार्ट ना करें, ठीक, और इनको समझें। तो मैं आपको समझाता हूं, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो मैं समझाता हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के हैं। व्हाट इज मेंट बाय एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। एक कार है, उसके अंदर कौन सा फिल्टर लगा है, उस कार का चेचिस नंबर के आखिरी में क्या आ रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
नहीं पता होना चाहिए। क्या जरूरी है कि यूजर को जानना ये। अगर आपकी कार ब्रेक डाउन होती है, आप किसी मैकेनिक को बुलाएंगे या कोई एक कार के डॉक्टर को बुलाएंगे और उसे दे देंगे, है ना। आपका काम क्या है, कार लीजिए, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचिए, वापस आइए, पेट्रोल भरवाइए, डेस्टिनेशन पे जाइए। बहुत सारा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है आपको। अगर डिटेल पता है तो अच्छी बात है, लेकिन जानने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो हमें दिखाने हैं, यानी कार की ड्राइविंग कैसी होती है, इसमें कितने गियर्स हैं, इसमें कितना पेट्रोल डलता है, इसमें कौन सा क्या आपके व्हील्स रखते हैं, अलॉय व्हील्स रखते हैं, नॉन अलॉय व्हील्स रखते हैं, इसमें टायर कौन से लगाने हैं आपको, ये सारी चीज किस लेंथ के लगाने हैं, इसमें प्रेशर क्या होगा हवा का, ये आपको पता होना चाहिए। एसेंशियल फीचर्स है। लेकिन जो उसके डिटेल्स है, बैकग्राउंड डिटेल्स है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स है, why to open it to the user to confuse him। एक ड्राइवर क्यों कंफ्यूज करेंगे हम उसको, इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो एक क्लास बना दीजिए, एक क्लास बना दीजिए, इसके डिटेल्स यहाँ हाइड कर दीजिए, केवल इसके फंक्शंस बता दीजिए कि साहब इसमें यही फंक्शंस है। बाकी ये फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है या इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है यूजर को। द रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स गेट सिंप्लीफाइड यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ट्रू और फॉल्स। रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई हो जाते हैं अगर आप एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। सही है ये गलत? बिल्कुल सही है। आप जब कार में बैठेंगे आपको पता होना चाहिए कि हैंड ब्रेक कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कितने गियर है, आपको पता होना चाहिए बैक ले जाना है तो मेरा कैमरा कहाँ लगा हुआ है। मैं इसमें अगर जाऊं इंटीरियर में तो मुझे अपना काम छोड़ के कार के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसीलिए ये रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई हो जाते हैं यूजर के लिए अगर हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एक स्विच बोर्ड, जैसे आपको कार का एग्जांपल दिया वो दे सकते हैं, यहां पर देख लीजिए एक और एग्जांपल है। एक स्विच बोर्ड होता है आपका, उसमें कुछ स्विच होते हैं, आप केवल ऑन करते हैं ऑफ करते हैं। आप इसके अंदर कौन सी वायरिंग है, लाल है, पीली है, ग्राउंडिंग है, ये है, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप देखें इसमें कौन सा वायर लगा हुआ है, किस कंपनी का लगा है, कोएक्सियल लगा हुआ है, कंबाइंड लगा हुआ है, कॉपर वायर लगा हुआ है, एल्यूमिनियम वायर लगा हुआ है, इसकी जानकारी आपको होने की आवश्यकता है क्या? नहीं। आपके मैकेनिक साहब हैं, आपके जो इलेक्ट्रिशियन साहब है वो इसे देखेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है एंड ही इज गोइंग टू सॉर्ट आउट, बिकॉज ये उनका काम। मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है तो आप सॉफ्टवेयर बनाइए, इसके डिटेल जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी भी कि इसकी ये जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरा काम कुछ और है, मैं हर चीज के बारे में जानकारी नहीं रख सकता। जैसे एक कॉबलर है जो जूता सीता है, उसको पता है कि जूता कहां से मैं सीऊंगा तो मेरी प्रॉपर सिलाई होगी। वो कॉबलर को अगर मैं बोलूंगी भैया ये जो सॉफ्टवेयर है, या फिर कॉबलर को बोलूंगी देखिए साहब आपने गाड़ी ली, इसकी ये RMP है, इसका इतना MPH है, इसका ये है, फिल्टर जो होता है वो इससे बनता है, और इसमें सैंड लगेगा तो इसको इस तरीके से क्लीन किया जाएगा, या इसके अंदर ये मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा मैं ना जूता सी लेता हूँ अच्छे से, मुझे बस गाड़ी चलानी है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको दे दूंगा। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? Why data is considered safe if encapsulated? आप देखिए, आप बच्चे को दवाई देते हैं, बच्चा उल्टी कर देता है, आपने भी की होगी, उसको कड़वी लगती है कि दवाई कड़वी होती है। अब एक तरीका आजाद किया गया, एक कैप्सूल बना दिया गया। कैप्सूल में क्या है कि जो आउटर कवरिंग है वो फूड है, वो सेलुलोज या किसी चीज का बनता है, जैसे मुंह में जाएगा वो घुल जाएगा, है ना। तो इसके अंदर दवाई डाल दी गई, कड़वी दवाई डाल दी गई, तो जैसी कैप्सूल आपने खा लिया, आपने खा भी लिया, मतलब बच्चे ने खा भी लिया, उसको उल्टी भी नहीं हुई, उसको कड़वाहट भी नहीं लगी, प्रॉब्लम सॉल्व। यही काम इनकैप्सुलेशन का है। एक कैप्सूल यानी कि क्लास बनाई, उसके अंदर आपने फंक्शंस डाल दिए, उसके अंदर आपने डेटा मेंबर्स डाल दिए, उसको इनकैप्सुलेट कर दिया, सेव कर दिया। इनकैप्सुलेशन डेटा और फंक्शन को एक जगह रखने की बात को कहते हैं, जो एज अ सिंगल यूनिट बाहर लोगों को दी जा सके। इनकैप्सुलेशन के कारण आप डेटा को पब्लिक, प्राइवेट इस तरीके से अंदर रख सकते हैं। इसका मतलब डेटा को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, केवल तरीका यह है कि ऑब्जेक्ट बनेगा उस क्लास का, उसी से एक्सेस होगा, राइट, या फंक्शन के थ्रू एक्सेस करेंगे आप। अगर डेटा हिडन है तो डेटा आपका सेफ है क्योंकि वो इनकैप्सुलेटेड है। हाउ आर द टर्म्स एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन रिलेटेड? एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन कैसे रिलेटेड है आपस में? एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने का तरीका है इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? इनकैप्सुलेशन से।
ध्यान दीजिएगा, एब्स्ट्रैक्शन, अभी मैं थोड़ा सा पीछे रह जाता हूं क्योंकि आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड। देखिए, इसमें हमने कहा डेटा एब्स्ट्रैक्शन अलग है, डेटा एनकैप्सुलेशन अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में इंप्लीमेंट करने के लिए डेटा एनकैप्सुलेशन यूज होगा है। समझ गया? ये जरूरी है समझना कि इन एब्स्ट्रैक्शन तो एक कॉन्सेप्ट है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? उसको इंप्लीमेंट करेंगे इनकैप्सुलेशन से, क्लास बना के उसके अंदर फंक्शन और डेटा रख के। एक मिनट, कुछ और बताता हूं आपको। तो ये ठीक है, इसका आपको रिलेशन समझ गया। वाई क्लासेस आर कॉल्ड एडीटी, क्लासेस को हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्यों कहते हैं? आप देखिए, आप लिखेंगे इंट x इक्वल टू 10, ये लिखते ही आप समझ गया और कंपाइलर समझ गया और आपका सिस्टम समझ गया कि ये जो वैल्यू है इन्होंने साहब ने जो दी है वो इंटीजर होगी, 2 बाइट या 4 बाइट लेगी डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, और इस x के अंदर 10 एक नंबर है जो आ जाएगा। जब भी x का कहीं भी यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में तो 10 इसको वैल्यू ले लेगा x। ये तो डेटा टाइप है प्रॉपर, लेकिन क्लास कोई डेटा टाइप नहीं है, लेकिन क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे। यानी कि जब हम क्लास बना लेंगे, मान लीजिए हमने क्लास बनाई स्टूडेंट, तो हम इसके आगे लिख सकते हैं स्टूडेंट st1 सेमीकोलन। तो मतलब a क्या डेटा टाइप इंटीजर की तरह है, और यहां पर x भी दे रहे हैं st1। तो आप स्टूडेंट एक डेटा टाइप बना रहे हैं और साथ में इसका डेटा टाइप ये है और डेटा ये है, st1 एक ऑब्जेक्ट बना दिया आपने। इसका मतलब ये है कि आप इसको इसकी तरह यूज कर रहे हैं, इन टेक्स्ट की तरह ही तो यूज कर रहे हैं, इसलिए डेटा टाइप है। लेकिन ये डेटा टाइप तो एक्चुअली दिया ही नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। यानी कि जो क्लासेस है वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करती हैं, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन है डेटा टाइप का, और वो एक्चुअल डेटा टाइप नहीं है, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। जहां पर वी आर ओनली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द कॉन्सेप्ट, नॉट इन द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, जैसे आप स्टैक्स पढ़ेंगे आगे, आप क्यूज पढ़ेंगे आगे, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। क्लासेस भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, क्योंकि स्टैक एक कॉन्सेप्ट है कि उसके एक जगह ऐड कर सकते हैं, एक जगह डिलीट कर सकते हैं, एक ही जगह, दोनों जगह नहीं कर सकते। तो स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होगा। क्यों? क्लासेस यूज करती हैं इस कॉन्सेप्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन को, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, क्लासेस को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। What is base class? What is subclass? What is the relationship between a base class and a subclass? Base class एक आपके पिताजी हैं, एक आप है, एक पिताजी के पिताजी। आपके पिताजी की बेस क्लास ये हो गई, आपके पिताजी उनके सब क्लास हो गए। आप आपके पिताजी के सब क्लास हो गए, आपके पिताजी आपके लिए बेस क्लास हो गए, क्योंकि आपने इनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट की, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद हो। इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी अर्जित की, चाहे उनकी आंखों का कलर हो, चाहे इनकी कार हो। तो सब क्लास एक क्लास है जो इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी किसी और क्लास से। बेस क्लास वो क्लास होती है जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, इनहेरिट कर रहा है एक सब क्लास। एक सब क्लास के पास सारी प्रॉपर्टी आ जाती है जो इसके ऊपर की क्लास यानी कि बेस क्लास है, और ये अपनी फंक्शनलिटी भी डाल सकता है। इसलिए रिवर्स ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके पास इसकी प्रॉपर्टी आती है। हमेशा जो नीचे वाला लेवल है बेस क्लास की प्रॉपर्टी उसके पास आती है। मॉड्यूलैरिटी क्या होती है, क्या बेनिफिट या ऑफर करती है? मॉड्यूलैरिटी का मतलब ये है भाग को बांटना। अगर आपका कोई इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है तो आप बोलेंगे देखो साहब, आप खाने का आप कैटरिंग आप देख लो, आप साहब आप इधर आइए, आप जो है वो ये व्हीकल का देख लो, आप लाइसेंस कर लो जो लोग आने वाले हैं, आप एक काम करो स्टेज का देख लो, आप देखो फूलों का देख लो, अलग अलग काम बांट दिए, मॉड्यूलैरिटी कर दिया आपने, बेनिफिट हो गया आपको। तो मॉड्यूलैरिटी एक प्रॉपर्टी है ताकि आप सिस्टम के काम को कोहेसिवली और लूजली आपके मॉड्यूल में बांट सके। फायदा क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है और वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेड बाउंड्रीज है। अगर आप किसी स्टेज में अगर माइक ठीक से नहीं चल रहा है तो आप एक एक्स बंदे को बुलाएंगे जिसको आपने काम दिया था, बोलेंगे साहब आपने देखा इस चीज को? हाँ सर मैं देख रहा हूँ, हो जाएगा काम। आप फूल वाले को नहीं बुलाएंगे कि देखो फूल वाले साहब स्टेज का माइक काम ही कर रहा है ना। इनहेरिटेंस एंश्योर्स क्लोजनेस विद द रियल वर्ल्ड मॉडल्स, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सत्य। हाउ डज इनहेरिटेंस सपोर्ट रियूजेबिलिटी? इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि आपके पिताजी के पास एक कार थी, आपने उनको इनहेरिट किया, यानी ये बेस क्लास है, आप सब क्लास है।
आपने इनकी कार को इनहेरिट कर लिया, तो जब आपके पास कार आ गई तो आप कार लोगे क्या? हो सकता है इनके पास ऑडी हो सकता है इनके पास बहुत बेहतरीन कार हो जो बहुत सालों से बढ़िया चल रही है, आपको दूसरी कार लेने की जरूरत ही नहीं है। अब आप कुछ और ले सकते हैं, आप बड़ी कार ले सकते हैं, आप हो सकता है कुछ और ले लें। तो जो कार है, जो चीज ऑलरेडी है, अगर इनके पास एक जमीन थी, बड़ा टुकड़ा है, तो आप जमीन ले लें। अब आपको जमीन की चिंता नहीं है, अब आप कुछ और करें, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाई करवाएं, अच्छे से उसको लालन पालन करें, ये भी कर सकते हैं ना। तो यूजेबिलिटी मतलब ये है जो ऑलरेडी चीज है उसको रीयूज कर सकते हैं, इसे ही इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो आपके पास फीचर आपने बेस क्लास से पाए वो तो है ही है, साथ में आप एडिशनल काम करें ताकि ये इसके साथ एक ऐड हो जाए कि जो आपके पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी इनहेरिट की, साथ में आपने अपना काम और उसमें ऐड कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का ट्रांजिटिव नेचर क्या है? यदि एक क्लास ए इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी उसके बेस क्लास बी से, ये बी है ये ए, अगर ये इससे प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है तो जितनी भी सब क्लासेस होंगी विल आल्सो बी इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्लास ऑफ ए। ओके, यानी कि ए अगर बी की प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है और आपने सी बना दिया तो सी ए की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, तो ए ने तो बी की ऑलरेडी कर रखी है, तो सी भी ए बी की कर लेगा। इसे ट्रांजिटिव नेचर कहते हैं इनहेरिटेंस का। A subclass defines all the features of base class and its additional features. True and false. गलत है। सब क्लास डिफाइन करता है, उसने उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, जो उसने बेस क्लास से लिया वो तो सारा उसके पास आ गया, वो केवल एडिशनल फीचर डिफाइन करता है। A subclass inherits all the properties of its base class and vice versa. True and false. बिल्कुल गलत है। सब क्लास इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी बेस क्लास की, सब क्लास इनहेरिट करता है बेस क्लास की प्रॉपर्टी, लेकिन बेस क्लास सब क्लास की नहीं करती। व्हाट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज? गिव द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज जो सपोर्ट करती है प्रोग्रामिंग विद ऑब्जेक्ट्स। अगर प्रोग्रामिंग विद ऑब्जेक्ट्स को कोई भी लैंग्वेज सपोर्ट करती है हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया था एडा, आपको बताया था जावास्क्रिप्ट, बताया था शायद, तो जावास्क्रिप्ट है आपकी, वो इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती, डायनेमिक बाइंडिंग सपोर्ट नहीं करती। ये ध्यान दीजिएगा, जावास्क्रिप्ट इनहेरिटेंस और डायनामिक बाइंडिंग सपोर्ट नहीं करती, इसलिए इसका नाम है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। जैसे एडा है, ये टिपिकल ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसका एग्जांपल दीजिए। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ये बंदा है, ठीक, ये ऑफिस जाता है तो बॉस का काम करता है, या ऑफिस जाता है तो प्रोग्राम मैनेजर का काम करता है, एक घर आता है तो एक पिताजी का काम करता है, एक फादर का काम करता है, और एक हस्बैंड का काम करता है, एक चाचा का काम करता है, एक मामा का काम करता है ना। एक चेहरा बहुत सारे काम। पॉलीमॉर्फिज्म यही है कि जो मैसेज है या डेटा है एक से ज्यादा फॉर्म में अगर उसे प्रोसेस किया जा सके, इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे ऐड फंक्शन है, जब इसमें दो वैल्यू इंटीजर देंगे तो इंटीजर को ऐड करेगा, दो फ्लोट देंगे तो फ्लोट को ऐड करेगा, नाम ऐड ही रहेगा। एक एडिशन ऑपरेशन अलग अलग डेटा टाइप के सबसे अलग अलग काम करता है, तो इंटीजर हो तो इंटीजर को प्लस करके ऐड दे देगा, फ्लोट करेगा तो फ्लोट को ऐड करके देगा। तो ये हमने जो पहला सीक्वेंस था उसकी बात की। अभी शॉर्ट आंसर आना बाकी है, नेक्स्ट में शॉर्ट आंसर्स देखेंगे इस चैप्टर के। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप सभी की।